डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इम्पल्स। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद हम इसमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को डिराइव करेंगे और वो हमेशा 5 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, इसको केयरफुली इस वीडियो को वॉच करना। तो इम्पल्स क्या होता है आपका? द फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो ऐसे फोर्स जो कि बॉडी पे बहुत थोड़े टाइम के लिए लगते हैं उसको हम कौन से फोर्सेस कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। ऐसे फोर्सेस जो कि बॉडी पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए लगते हैं, उसको हम इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है, हिटिंग, यानी कि आप दीवार पे कोई बॉल मारते हो तो बॉल एकदम से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ही आपके पास इमीडिएटली वापस आ जाती है। तो ये आपने जो फोर्स लगाया है बहुत ही कम टाइम के लिए लगाया है। ठीक है, तो जो बॉल आपकी दीवार के कांटेक्ट में रहती है वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए रहती है, इमीडिएटली वो आपकी वापस आ जाती है। तो यानी कि आपने जो फोर्स लगाया है वो बहुत कम टाइम के लिए लगाया है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें जंपिंग। तो जंपिंग में भी जो ग्राउंड के साथ हमारे फुट्स का हम जंप करते हैं तो हमारे पैर जो है ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स भी जो है बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में, हमारा टाइम जो है वो शॉर्ट टाइम होता है, इसमें वो टाइम हमारा बहुत कम होता है। इसके बाद है डाइविंग। ठीक है, नेक्स्ट है कैचिंग, किकिंग, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स आपके ऐसे फोर्स होते हैं जो कि बॉडीज़ पे लगते हैं बहुत ही कम टाइम के लिए, उसको हम इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, जैसे हिट कर रहे हैं हम दीवार पे, कोई भी बॉल हिट कर रहे हैं तो इमीडिएटली वापस आ जाती है। किक कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, कैच कर रहे हैं, अगर बॉल को कैच कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं और जंपिंग कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके इम्पल्सिव फोर्सेस के होते हैं। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है, फिर इसमें ये बताया गया है कि जो इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं उनको मेज़र करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उनके टाइम की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया आपका कि जो आपके इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो जो आपके इम्पल्सिव फोर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि एकदम उनकी वैल्यू फिक्स है, वो बार बार आपके चेंज होते रहते हैं। तो वो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनकी वैल्यू एकदम से मैक्सिमम हो जाती है, फिर उनकी वैल्यू जो है मैक्सिमम से एकदम से ज़ीरो हो जाती है। तो उनकी फोर्स की वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं होती है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो वो जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, फिर मैक्सिमम से ज़ीरो हो रहा है, और टाइम कितना है? टाइम भी आपका बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, तो इतने शॉर्ट टाइम में इतने इम्पल्सिव फोर्स को मेज़र करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इतने शॉर्ट टाइम में इम्पल्सिव फोर्स को मेज़र करना बहुत ही शॉर्ट होता है, क्योंकि एक तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है और बहुत कम टाइम के लिए ये फोर्स आपका लगता है। तो फिर हम इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें इम्पल्सिव फोर्स को मेज़र तो नहीं करते, बल्कि हम इसमें क्या करते हैं, उसके इफ़ेक्ट को मेज़र कर लेते हैं। इम्पल्सिव फोर्स ने कितना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया है, इम्पल्सिव फोर्स की वजह से कितना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसके इफ़ेक्ट को हम मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो इसमें यही है कि इम्पल्सिव फोर्सेस को मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए लगते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वी मेज़र द टोटल इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। यानी कि वो जो फोर्स है उसने, उसके इम्पैक्ट को हम देख लेते हैं कि उस फोर्स ने कितना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया है, उससे उसको हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज़ ए मेज़र ऑफ टोटल इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो किसी भी फोर्स का इम्पल्स क्या होता है कि उसका कितना इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो इम्पल्स का मतलब होता है, तो इम्पल्स जो होता है इसको हम कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफ फोर्स का कितना इफ़ेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो यही बताया गया है इसमें कि इम्पल्स जो है वो आपका फोर्स का टोटल कितना इफ़ेक्ट है, उसी को ही हम इम्पल्स कहते हैं। किसी भी फोर्स का जो इम्पल्स होगा उसका कितना टोटल इफ़ेक्ट है। और इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? इसको हम प्रोडक्ट से मेज़र करते हैं, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। यानी कि ये किसके बराबर होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्स जो है ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट किस किस का प्रोडक्ट होता है ये? एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी पे
कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है और उसकी एवरेज वैल्यू को जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। तो इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम ड्यूरिंग विच बोथ एक्ट ऑन द बॉडी, यानी कि कितने टाइम के लिए कितना एवरेज फोर्स आपका बॉडी पे लग रहा है, उनके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। अब हम निकालेंगे कि ये जो इम्पल्स होता है, अब हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारा इम्पल्स होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये अभी हम देखते हैं कि जो आपका इम्पल्स होता है वो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो हम इसमें क्या लाने की कोशिश करेंगे, हम इसमें ये लाने की कोशिश करेंगे कि जो का इम्पल्स होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो इम्पल्स को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को अगर हम मेज़र कर लें तो हम इम्पल्स को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे आया कि जो इम्पल्स है वो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने निकाला इम्पल्स की डेफिनेशन, हमने देखी कि जो आपका इम्पल्स है वो एवरेज फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। और फोर्स की वैल्यू हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स किसके बराबर होता है आपका dp/dt, ठीक है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे कर लें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लिया और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लिया, तो लेफ़्ट साइड आपकी बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है, डी टी, और नीचे जो टाइम की लिमिट है वो आएगी 0 और अपर जो लिमिट आएगी वो आएगी आपकी टी, और राइट साइड आएगी जब आप डी पी का इंटीग्रेशन करोगे तो डी पी की जो लोअर लिमिट है, लोअर मोमेंटम है, मान लो वो p1 वेक्टर है, और जो अपर लिमिट है वो आपकी p2 वेक्टर है। तो dp का जो इंटीग्रेशन आएगा वो p के बराबर आएगा, ठीक है। और तो हम यहाँ पे देखते हैं तो इस वाले इंटीग्रेशन में, ठीक है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन की लिमिट हमने पुट कर दी, लेफ़्ट साइड हो गई हमारे पास f वेक्टर डी टी 0 से t, और राइट साइड हो गई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी पी p1 से p2। तो P1 जो है हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम है जब टाइम की वैल्यू 0 थी, और P2 हमारा फाइनल लीनियर मोमेंटम है जब टाइम की वैल्यू t है। तो यानी कि जब टाइम की वैल्यू t है तब हमारा लीनियर मोमेंटम कौन सा है, P2, और जब टाइम की वैल्यू 0 है तब हमारा कौन सा लीनियर मोमेंटम है, P1, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये तो आपका एवरेज फोर्स है, तो जैसे ही हम इसका F इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो फोर्स जो है ये आपका एवरेज फोर्स है, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी टी का इंटीग्रेशन आपका किसके बराबर होता है, टी के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F इंटू टी, तो लेफ़्ट साइड आ जाएगी आपकी F इंटू टी, और राइट साइड में आपका किसका इंटीग्रेशन है, डी पी का। तो डी पी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका पी, ठीक है, लेकिन लोअर लिमिट है यहाँ पे P1 और अपर लिमिट है यहाँ पे P2। तो इसको जब भी सोल्व करते हैं तो पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आपके इंटीग्रेशन की राइट साइड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा तो लेफ़्ट साइड को, इस इंटीग्रेशन की लेफ़्ट साइड को सोल्व करके आगे आपके पास ये एफ एवरेज इंटू टी और 0 टू t, और राइट साइड आ गई आपके पास ये P2 माइनस P1। तो इसको सोल्व करके आ गया आपके पास, तो t की हमें लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट है हमारे पास 0 और अपर लिमिट है t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका t। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमारे पास बचेगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या आ गया, एफ एवरेज इंटू टी, और राइट साइड में हमारे पास आ गया P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 क्या है हमारे पास, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारे पास हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, कि हमारे मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये हमने क्या निकाला है, F इंटू, ठीक है। तो ये हो गई हमारे, और ये क्या चीज़ हो गई हमारे पास, ये क्या है, ये हमारा इम्पल्स है जिसको हमने आई सिंबल, कैपिटल आई का जो सिंबल है, कैपिटल आई वेक्टर इज़ द सिंबल ऑफ इम्पल्स वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि किसी भी बॉडी पे, तो ये चीज़ आपकी किसके बराबर हो गई, आई के बराबर हो गई, और ये चीज़ किसके बराबर हो गई आपकी P2 माइनस P1 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो इम्पल्स है, ठीक है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि उसके लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो ये आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या मुश्किल था इस फोर्स को मेज़र करना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है काफ़ी लार्ज होती है और टाइम की वैल्यू जो होती है काफ़ी कम होती है। इतने कम टाइम में इतने लार्ज फोर्स को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो हमने क्या कहा कि हम उसके इम्पैक्ट को मेज़र करते हैं, उसके इफ़ेक्ट को मेज़र करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इस फोर्स को अगर हम इतने टाइम तक लगाएं, यानी कि इस फोर्स को अगर हम टी टाइम तक लगाएं तो कितना चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही रहता है, सिर्फ हमें क्या मेज़र करना है, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। तो यहाँ से हम आसानी से चेंज इन मोमेंटम को निकाल सकते हैं। तो इम्पल्स को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके चेंज इन लीनियर मोमेंटम को फाइंड आउट किया जाए। तो यही पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, यही पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है। हैंस इम्पल्स ऑफ ए बॉडी, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, की जो फोर्स का इम्पल्स होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड टाइम फॉर विच इम्पैक्ट लास्ट, ठीक है। तो इम्पल्स का हमें पता ही है कि अगर हमें किसी भी फोर्स का इम्पल्स देखना है तो वो किसके बराबर होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ये यही बताया गया कि ये किसका प्रोडक्ट होता है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम का। तो एवरेज फोर्स को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है कि जो इम्पल्स है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स आपने जो लगाया है कितने टाइम के लिए, वो जो टाइम शॉर्ट टाइम के लिए जो रहते हैं, ये आपका मान लो टी टाइम के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम है, यानी कि कितने शॉर्ट टाइम के लिए आपका एवरेज फोर्स लगा और उसको उसी शॉर्ट टाइम के साथ जितने टाइम तक आपका इम्पैक्ट जो है वो रहता है। और इसको हम आसानी से कैसे मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय द टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, यानी कि उस इम्पैक्ट के दौरान लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, वहाँ से हम इम्पल्स को निकाल सकते हैं। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स की दो डेफिनेशन हो गई आपकी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड टाइम ड्यूरिंग विच द इम्पैक्ट लास्ट, यानी कि वो इम्पैक्ट कितने टाइम तक रहता है। तो ये किस किस का प्रोडक्ट है कि एवरेज फोर्स उस इम्पैक्ट पे कितना लगा, ठीक है, एवरेज फोर्स उस इम्पैक्ट पे कितना लगा और कितने टाइम के लिए आपका इम्पैक्ट रहा, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका इसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। इसका बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी फोर्स का जो इम्पल्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो वो अगर हम इसमें देखें तो इम्पल्स आपका पॉजिटिव कब होगा, ये आई जो है वो P2 माइनस P1 के बराबर है। तो इम्पल्स पॉजिटिव कब होगा, इम्पल्स पॉजिटिव कब होगा, जब P2 माइनस P1 जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि मोमेंटम जो है वो बॉडी का बढ़ रहा है। अगर मोमेंटम आपका बढ़ रहा है तो यानी कि P2 माइनस P1 की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी। P2 माइनस P1 की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी, तो इसका मतलब मोमेंटम आपका बढ़ रहा है, और मोमेंटम बढ़ रहा है तो इम्पल्स की वैल्यू क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा लिखें, अगर मोमेंटम आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो यानी कि P2 माइनस P1 की वैल्यू अगर आपकी लेस देन ज़ीरो आती है, इसका मतलब कि मोमेंटम जो है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है तो इम्पल्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और इम्पल्स की वैल्यू आपकी ज़ीरो भी हो सकती है। तो इम्पल्स की वैल्यू आपकी ज़ीरो कब होगी, जब मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा, जब यानी कि P2 माइनस P1 जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, या P2 इज इक्वल टू P1, यानी कि लीनियर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका सेम होगा, यानी कि मोमेंटम में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, देयर इज़ नो चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है, तो देयर इज़ नो चेंज इन द मोमेंटम, यानी कि ये कि ठीक है, अगर आपका लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो जो इम्पल्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। नेक्स्ट इसमें फिर बताया गया कि जो इम्पल्स है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले फॉर्मूले में कि जो इम्पल्स होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, जो तो फोर्स भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब जो इम्पल्स है दैट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इम्पल्स वेक्टर होगा। इसके बाद फिर डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो जो डायमेंशन आपके
लीनियर मोमेंटम के होंगे। तो लीनियर मोमेंटम का हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को हम लिखेंगे m और वेलोसिटी को हम लिखेंगे LT-1। तो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा आपका MLT-1, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। इसके बाद इसका है SI यूनिट। तो SI यूनिट भी हम किससे निकाल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी से। तो SI यूनिट क्या, m क्या हो गई किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या हो गई आपकी मीटर पर सेकंड। तो जो इसका SI यूनिट आएगा वो आएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और दूसरा फॉर्मूला है इसका F इंटू टी। तो दूसरा फॉर्मूला है इसका F इंटू टी। तो F का आएगा न्यूटन और टाइम का आएगा सेकंड। तो इसके दो यूनिट हैं, इसको दो यूनिट, दोनों यूनिट इसके सही हैं। तो इसका पहला यूनिट है न्यूटन सेकंड, वो भी सही है, और दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। फिर इसका जो CGS यूनिट होगा, तो ऐसा ही हमने लिखा था न्यूटन पर सेकंड, तो CGS क्या हो जाएगा आपका डाइन पर सेकंड, और ऐसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम जो है, हम इसको देखेंगे कि मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम आपकी क्या होती है। व्हाट इज़ द मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। इसमें फिर दिया हुआ है इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एवरेज फोर्स एंड टाइम। तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, कि वाई एक्सिस पे तो हम एवरेज फोर्स को ड्रॉ करें, और एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम को ड्रॉ करें, ठीक है। तो ड्रॉ करने के बाद द एरिया अंडर द कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें इम्पल्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ है। मान लो यहाँ पे वाई एक्सिस पे अगर आपने क्या बनाया है, यहाँ पे एवरेज फोर्स है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे एवरेज फोर्स है, और अगर हम यहाँ पे टाइम बनाएं तो जो भी हमारा ग्राफ आएगा, कोई भी हमारा जो ग्राफ होगा उसका एरिया अंडर द कर्व जो होगा, अगर हमें इसका ग्राफ बनाने का इसका एरिया निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा आपका F इंटू टी, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में इसमें फोर्स की वैल्यू आएगी और एक्स डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसको अगर हम एरिया निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, F इंटू टी, यानी कि वो किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर। तो अगर हम यही इसमें बताया गया है कि अगर हम ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, कि वाई एक्सिस पे तो हमारा क्या है, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है हमारा एवरेज फोर्स, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम। तो इनके बीच में मान लो ये कोई ग्राफ बना है, ये कोई ग्राफ बना है ऐसे, तो इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमें किसकी वैल्यू बताएगा, वैल्यू ऑफ इम्पल्स। तो अगर हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो हम इसके इम्पल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालें कि इस कर्व के अंदर कितना एरिया है, तो वहाँ से हम इसमें इम्पल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे एक स्पेशल केस दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, इसको हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे आपको दो फोर्सेस दिए हैं, ठीक है, दो फोर्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला फोर्स जो है उसके लिए जो ग्राफ है वो आपका ऐसे बना है, और दूसरा फोर्स जो है उसके लिए ग्राफ जो है वो ऐसे बना है। तो इसमें फिर आपको क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दोनों का जो इम्पल्स है, दोनों का जो एरिया अंडर द कर्व है वो बराबर है। इसमें ये बताया गया है कि दोनों का जो एरिया है वो बराबर है, ठीक है। तो दोनों का जो एरिया बराबर है, तो यानी कि जो पहले वाला फोर्स है F1, और पहले वाला फोर्स है F1, ये इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको बना के देखूँ, मान लो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये आपका एक है, तो ये आपका ऐसे बना हुआ है और एक आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है मान लो ये F है और F1 है, और ये वाला जो टाइम है ये T1 है, ये वाला जो फोर्स है ये आपका F2 है, और ये वाला जो टाइम है ये आपका T2 है। तो यहाँ पे आपको दो कर्व दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों का जो फिर आपको ये बताया गया है कि एरिया अंडर द कर्व A एंड B आर इक्वल। उसने ये कहा है कि दोनों के एरिया अंडर द कर्व हैं, यानी कि इसका अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें
और जो दूसरे वाली का एरिया अंडर द कर्व निकाले वो दोनों बराबर हैं। तो पहले वाली का अगर हम एरिया निकालें तो पहले वाली जो है आपकी ये है, दोनों का एरिया बराबर है क्योंकि इसने कहा है कि दे रिप्रेजेंट इक्वल इम्पल्स। तो ये हमें कंडीशन दी गई है कि अगर दोनों इक्वल इम्पल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों इक्वल इम्पल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो दोनों अगर इक्वल इम्पल्स को रिप्रेजेंट करती हैं इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। तो अगर हम पहली कर्व का एरिया, मान लो कि ये आपकी पहली कर्व है, तो इस पहली कर्व का एरिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, पहला फोर्स कितना है F1 और इसका टाइम कितना है T1, ठीक है, ये पहले एक का हो गया। और दूसरा हमें कौन सा दिया गया है, ये वाला, तो दूसरा हमें ये वाला दिया गया है यहाँ से लेके, तो उसके लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो है आपकी F2 और वो कितने टाइम के लिए लग रहा है, वो है आपका टाइम T2, ठीक है। अब हमारे पास इसको अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हमें ये बताया गया है कि दोनों का जो एरिया दोनों का जो इम्पल्स है वो बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब F1 इंटू T1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 इंटू T2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे F1 जो है वो ज़्यादा है, अगर हम इस वाले फिगर में ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है, तो F1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और F2 की वैल्यू कम है। और F1 वाला फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है, T1 टाइम के लिए, और F2 वाला फोर्स जो है वो T2 टाइम के लिए लग रहा है। तो F1 वाला फोर्स जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और वो कम टाइम के लिए लग रहा है, और F2 वाला फोर्स है उसकी वैल्यू कम है और वो ज़्यादा टाइम के लिए लग रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला, इस वाले ग्राफ से हमें ये पता चला। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमें मोमेंटम, ये आपकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, ठीक है। तो इसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया, अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे जो है आपका एवरेज फोर्स है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा उससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के इम्पल्स का पता चलेगा। अब यहाँ पे ये जो दो कर्व दिए गए हैं, ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व ए और बी जो क्या दिए गए हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों के एरिया इक्वल हैं तो दोनों का जो इम्पल्स होगा वो बराबर होगा, दोनों के एरिया इक्वल हैं। इफ़ यहाँ पे दिया गया है, इफ़ दोनों के एरिया बराबर हैं तो दोनों जो हैं सेम इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले का जो हम एरिया निकालें वो किसके बराबर आएगा, F1 इंटू T1, और दूसरे का जो एरिया निकालें F2 इंटू T2, ठीक है। तो ये पहले का आ गया। अब जो F1 है, F1 तो जो है वो आपका ज़्यादा है, तो F1 की वैल्यू जो हम इस ग्राफ में देखें तो F1 जो है वो ज़्यादा है और कितने टाइम के लिए लग रहा है, यानी कि ज़्यादा फोर्स जो है वो हमारा कम टाइम के लिए लग रहा है, ज़्यादा फोर्स जो है वो हमारा कम टाइम के लिए लग रहा है। और कम फोर्स जो है, यानी कि F2 की वैल्यू हमारी कम है, कम फोर्स जो है और T2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो हमारा ज़्यादा टाइम के लिए लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, तो यहाँ से हम इसको ये सिग्निफिकेंस कर सकते हैं, हैंस ए गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स फॉर द स्मॉलर टाइम एंड बाय अप्लाइंग ए स्मॉलर फोर्स फॉर द लार्जर टाइम, दिस इज़ कॉल्ड द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, कि अगर हमें किसी भी बॉडी में सेम चेंज लाना है लीनियर मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में हम सेम चेंज कैसे ला सकते हैं, लीनियर मोमेंटम में सेम चेंज लाने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, अप्लाइंग द लार्ज फोर्स स्मॉलर टाइम या स्मॉलर फोर्स फॉर ए लार्ज टाइम, ठीक है। तो किसी भी बॉडी में मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को, सेम लीनियर मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि जो बड़े वाला फोर्स है उसको अगर हम कम टाइम के लिए लगाएं या कम वाला फोर्स है उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए लगाएं, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज समटाइम कॉल्ड एज अ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका, गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, किसी भी गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग ए लार्ज फोर्स। तो कोई भी जो लार्ज फोर्स है, यानी कि फोर्स की वैल्यू अगर लार्ज है,
उसको हमें कितने टाइम के लिए लगाना पड़ेगा, कम टाइम के लिए, और अगर फोर्स की वैल्यू आपकी स्मॉल है तो उसको हमें ज़्यादा टाइम के लिए लगाना पड़ेगा। तो इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें इसी में है ये आपका, इस ऊपर वाले ग्राफ में तो हमने देखा कि ये जो गिवन फोर्स है ये आपका कैसा फोर्स है, ये आपका कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने इम्पल्स निकाला है कि कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर हम एवरेज फोर्स उस टाइम में ग्राफ बनाएं तो उनके बीच का जो ग्राफ होगा वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स की वैल्यू हमें बताता है। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है वेरिएबल फोर्स के लिए, यानी कि अगर फोर्स जो है आपका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम द लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ए स्मॉलर फोर्स फॉर ए लॉन्गर टाइम और बाय अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स फॉर द शॉर्टर टाइम। तो यही बताया गया है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमें क्या कहती है, लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो स्मॉलर फोर्स को जो है हमें ज़्यादा टाइम के लिए लगाना पड़ेगा और लार्जर फोर्स को हमें शॉर्ट टाइम के लिए लगाना पड़ेगा। तो यही आपकी मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम होती है। अब ऊपर वाला जो ग्राफ हमने निकाला था ये कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाला था। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल फोर्स है और उसकी वैल्यू जो है लगातार आपकी चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली आपकी चेंज हो रही है, तो फिर हम इम्पल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेम वही हम फोर्स का और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपका कोई भी कर्व आएगा तो इसके अंडर का जो एरिया होगा उससे हमें क्या पता चलेगा, ठीक है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व अगर हमें निकालना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। एफ डॉट डी टी का हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, तो एफ डॉट डी टी किसके बराबर होता है, इम्पल्स। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, इम्पल्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमें वेरिएबल फोर्स के लिए बताया गया है कि अगर फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली फोर्स आपका चेंज हो रहा है, तो इम्पल्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इम्पल्स ऑफ ए वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द फोर्स कर्व एंड टाइम एक्सिस। तो फोर्स कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो आपका कर्व बना है उसके एरिया से, और वो एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसके इंटीग्रेशन के द्वारा, एफ डॉट डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा उसको सोल्व करके, ठीक है। तो ये फिर इसमें दिया गया था आपका एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस। अभी हमने देखा जो आपके इम्पल्सिव फोर्सेस हैं जैसे हीटिंग, किकिंग, जंपिंग, डाइविंग, कैचिंग, ठीक है, कोलाइडिंग। तो इसमें एवरेज फोर्स जो होता है, तो अभी हमने देखा कि जो फोर्स इंटू टी होता है वो किसके बराबर होता है, आपका P2 माइनस P1, ठीक है। तो F किसके बराबर हो जाएगा, P2 माइनस P1 बाई टी। तो अगर हम इस टी को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 बाई टी। तो ये हमें याद रखना है इस वाले फॉर्मूले को कि जो F होता है दैट इज़ P2 माइनस P1 बाई टी। तो एग्जाम्पल्स इसमें आगे गिवन है तो उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसी वाले फॉर्मूले से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे। तो इसमें दिया गया इफ़ द टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज, तो अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट आपका इंक्रीज़ हो जाए तो एवरेज फोर्स डिक्रीजेज। तो उसने कहा है कि अगर ये टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर आपका इंक्रीज़ हो जाए किसी तरीके से तो जो एक्सपीरियंस करने वाले फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो आपका फोर्स है वो किसके बराबर आया, आपका P2 माइनस P1 बाई टी। तो टी क्या है यहाँ पे, टाइम ऑफ कांटेक्ट है, कितने टाइम के लिए। तो अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट को हम किसी तरीके से बढ़ा दें, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट को अगर हम बढ़ा दें तो बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस करने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो एवरेज फोर्स आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट आपका कम हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट इसमें फिर इम्पल्स के कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इम्पल्स के कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। तो इसको हम देख लेते हैं। क्रिकेट बॉल, जैसे ये आपको पता ही है कि एक क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। तो जैसे ही क्रिकेट बॉल जो कैच करता है, प्लेयर जो है अपने हाथ को नीचे ले आता है, बॉल को कैच करने के लिए वो अपने हाथ को नीचे ले आता है। अगर वो डायरेक्ट अपने हाथ से एकदम बॉल को कैच करेगा तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। तो जब भी वो कैच पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अपने हाथ को नीचे ले जाता है। तो वो क्यों नीचे ले जाता है,
ये वही सेम इम्पल्स वाले से, तो इसमें हमने अभी देखा था कि F किसके बराबर होता है आपका P2 माइनस P1 अपॉन T। तो इस केस में ये क्या कर रहा है, टाइम की वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो जैसे ही टाइम की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी तो तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बॉलर है ये हाथ को नीचे करके टाइम की वैल्यू को बढ़ा रहा है, यानी कि टाइम की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू आपकी कम हो रही है। तो यानी कि बॉल जो है इसके फोर्स पे कम फोर्स लगाएगी, उसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपका कम होगा। तो ये इसमें बताया गया है। देयर फोर इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कैच, कि बॉलर जो है कैच के टाइम को इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए प्लेयर के हाथ पे जो है वो स्मॉल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उसके हाथ पे जो आपका बॉलर है उसके हाथ पे जो लगने वाली जो चोट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि F की वैल्यू जो है वो आपकी कम हो जाएगी। T को हम इंक्रीज़ करते हैं तो F की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। F कौन सा फोर्स है, कि जो बॉल आपको बॉलर के हैंड पे जो चोट इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, इसमें फिर एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली, तो फोर्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन द चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स केवल चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, बट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द चेंज इज़ ब्रॉट अबाउट। तो यानी कि फोर्स जो है केवल आपका इस चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मोमेंटम जो है कितनी फास्ट आपका चेंज होता है। अगर आपका मोमेंटम जो है बहुत शॉर्टर टाइम में, अगर मोमेंटम जो है आपका सेम चेंज इन मोमेंटम जो है बहुत शॉर्ट टाइम में हो रहा है तो उस ग्रेटर फोर्स लगेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अगर आपका बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो रहा है तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर सेम चेंज इन मोमेंटम आपका लार्जर टाइम में हो रहा है तो यानी कि फोर्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि टाइम की वैल्यू को इंक्रीज़ करके हम F की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं यहाँ पे। सिमिलरली सेम ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल दिया गया है। सेकंड एग्जांपल में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन आपका किसी भी फर्श पे गिरता है, तो फर्श पे गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट लगती है, जबकि वो सैंड पे गिरता है तो सैंड पे गिरने से उसको कम चोट लगती है। तो इसी में फिर यही बताया गया है कि जब वो फर्श पे गिरता है तो उसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत ही कम होती है, टी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो उसकी बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए जब वो जो है आपका पर्सन जो है आपका जैसे ही फर्श पे गिरता है तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि फ्लोर एक्सर्ट लार्जर फोर्स। तो टाइम इंटरवल जो होता है आपका बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि जब फर्श पे गिरते हैं तो टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होता है, और जो आपका फर्श है वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जब हम रेत पे गिरते हैं, ठीक है, जब कोई भी पर्सन आपका रेत पे गिरता है, सैंड पे गिरता है, तो जो चेंज है टाइम की वैल्यू जो है वो आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी आपकी तो जो आपका पर्सन गिर रहा है उसके ऊपर जो लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब वो आपका हीप ऑफ सैंड पे गिरता है तो पर्सन जो है इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही वो आपका फर्श पे गिरता है, क्योंकि टाइम की वैल्यू कम होती है इसीलिए उसको ज़्यादा फोर्स लगाती है वो, और उसको ज़्यादा इंजरी होती है। लेकिन जैसे ही वो सैंड पे गिरता है तो टाइम की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है और पर्सन पे स्मॉलर फोर्स लगता है और वो आपका हर्ट नहीं होता। ऐसे ही फिर इसमें नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताया गया कि जैसे ही आपके जो चाइना वेयर्स होते हैं, जो ग्लास वेयर्स होते हैं, उनकी जब आप पैकेजिंग करते हो तो पैकेज करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, या तो पेपर का यूज़ करते हो या फिर स्ट्रॉ का यूज़ करते हो। तो जैसे ही हम पेपर का यूज़ करते हैं तो जब भी कोई उसमें कोई आपका टाइम की वैल्यू जो है इसमें भी फिर कि जैसे ही कोई आपका फॉल होता है या कोई भी पैकेजिंग के दौरान अगर वो गिर जाता है, गिरने के बाद तो वो जो आपके पेपर्स हैं और जो स्ट्रॉ हैं वो क्या करते हैं, वो लॉन्गर टाइम की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि वो जो इम्पैक्ट है वो ग्लास तक आने में बहुत टाइम लगेगा, और जो आपके अगर टाइम की वैल्यू को बढ़ा देगा तो फोर्स की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी और उनके टूटने के जो चांसेस हैं वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया था कि जो आपके ग्लास जो आपका पेपर से आप उसको रोल करते हो तो वो पेपर क्या कर देता है, टाइम की वैल्यू को बढ़ा देता है, जिससे कि उसके क्रैक होने का जो चांसेस है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। इसे फिर नेक्स्ट इसमें दिया गया है एग्जांपल नंबर 4 कि जो आपके व्हीकल्स होते हैं
स्कूटर्स, कार्स, बस, ट्रक्स वगैरह, दे आर प्रोवाइडेड विद ए शॉकर्स। तो इनमें शॉकर्स आपके क्यों लगे रहते हैं? ठीक है, तो जब भी हम किसी भी सड़क पे चलते हैं तो यानी कि अनइवन रोड पे आपके बहुत सारे गड्ढे वगैरह भी होते हैं, तो बहुत सारे झटके आपको लगते हैं। तो फंक्शंस, तो शॉकर आपके क्या काम करते हैं? इनका भी यही काम होता है। तो शॉकर आपके क्या करते हैं? टाइम की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं और झटकों का जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है यानी कि उनके फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये मेन काम होता है इनका। दिस विल रिड्यूस द फोर्स या जर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द राइडर ऑफ द व्हीकल। तो सेम वही कंसेप्ट है इसमें, इम्पल्स वाला। सिमिलरली यहीं पे आपकी दी गई हैं कि जो बोगीज़ हैं ट्रेन की, उनमें बफर्स को फिल किया होता है। तो ये बफर्स भी क्या करती हैं? ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर देती हैं और जो जर्क है वो आपका, जर्क का जो इम्पैक्ट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि जो आपकी क्रिकेट बॉल है उसको कैच करना मुश्किल होता है, जबकि जो टेनिस बॉल को कैच करना आसान होता है। तो क्रिकेट की जो बॉल है वो आपकी हैवी होती है, क्रिकेट बॉल जो आपकी हैवी होती है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा, और जो आपका तो इसीलिए मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा तो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो जो क्रिकेट की बॉल होती है वो हैवी होती है, इसलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, जबकि जो टेनिस बॉल होती है वो हल्की होती है, उसका मोमेंटम कम होता है। तो हमें जो आपकी क्रिकेट बॉल है अगर हम उसको कैच करते हैं तो उसे ज़्यादा चोट आपकी लगती है। ऐसे ही फिर एग्जांपल 7 आपको यहाँ दिया गया है। इन हेड ऑन कोलिजन, अगर किन्हीं भी दो व्हीकल्स का हेड ऑन कोलिजन्स होता है तो उनका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होता है, ठीक है, तो उनका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होता है बहुत ही कम होता है। हेड ऑन कोलिजन, अगर एक बॉडी यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन अगर होता है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और उसमें जो लगने वाला फिर फोर्स डेवलप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब फिर एक्सट्रीमली, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत कम है और एक्सट्रीमली लार्ज फोर्स डेवलप होता है, जिससे कि आपके व्हीकल्स भी आपके डैमेज हो सकते हैं। तो लास्ट एग्जांपल है इसमें फिर यहाँ पे हमारा, एन एथलीट इज़ एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली, कि जो आपका एथलीट मान लो रेस कर रहा है, तो रेस करते हुए जैसे ही वो अपनी रेस को फिनिश करता है तो वो धीरे 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 एकदम से नहीं रुकता है। जैसे कोई आपका रेस लग रहा है वो एकदम से नहीं रुकता है, धीरे 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 पहले अपनी स्पीड को कम करता है तब जाके वो रुकता है। तो ऐसे क्यों करता है वो? क्योंकि वो टाइम की वैल्यू को इंक्रीज़ करके फोर्स की वैल्यू को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि आफ्टर फिनिशिंग अ रेस धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को कम करता है। तो स्पीड को कम करने से फिर वो टाइम की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, और टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उसके द्वारा जो फोर्स होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके से उसको ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। तो इस वाले आज वाले वीडियो में हमने इम्पल्स के बारे में देखा कि जो इम्पल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और हमेशा ये क्वेश्चंस इसमें से न्यूमेरिकल के भी आते हैं और एग्ज़ाम्स में भी ये डेरिवेशन आपका आता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो सबसे पहले हमने देखा कि इम्पल्स क्या होता है, फिर हमने देखा कि इम्पल्स कैसे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, फिर हमने देखा कि इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, सीजीएस यूनिट क्या होंगे, फिर हमने देखा कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम निकाली, वेरिएबल फोर्स के लिए भी हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम निकाली, और उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल जो हैं यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के किए हैं। थैंक यू।